अपनी बात पॉडकास्ट के इस प्रथम अंक में आज हमारे साथ हैं 73 वर्षीय नाट्य रंगकर्मी, उज्जैन के प्रसिद्ध नाट्य गुरु कहें, बाल मंच से लेकर इन्होंने परिष्कृति तक का लंबा सफर तय किया है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ श्री सतीश दवे हैं। नमस्कार दवे साहब, आपका स्वागत है अपनी बात में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः मैं बड़नगर का रहने वाला हूँ। उज्जैन के पास में बहुत छोटी सी एक तहसील है। और बड़नगर में भी जूना शहर का रहने वाला हूँ, जहाँ पर प्रदीप जी भी रहते थे। क्या बात है साहब, बहुत ही एक तरह का सुखद संयोग है कि आप कवि प्रदीप की नगरी के रहने वाले हैं, जिन्होंने मोहल्ले के जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जैसा अमर गीत लिखा और उन्हें आज भी याद किया जाता है। दवे साहब, हम बात करेंगे बाल मंच की। शुरुआती दौर में आपका रुझान इस नाट्य कला की तरफ कैसे हुआ? बचपन में मोहल्ले में गणेश उत्सव हुआ करता था। जी जी। गणेश उत्सव की जितनी भी रिहर्सल होती थी वो हमारे घर पे होती थी। अच्छा। और क्योंकि आपके घर में हो रही है तो आप एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बच्चे रहते हैं। उनको तो ये जब पानी भर ला, जब दरी बिछा दे, जब वो कर दे। तो हम नेचुरली उस तरह के उसमें थे कि ये भी करना है, ये भी करना है। ये नहीं था कि आपको स्टेज पर जाना हो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगता था चलो पानी का बोल दिया, चलो ले आए। उस वक्त चाय का तो इतना ज्यादा था नहीं। पर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे एक आध 2 साल में वो स्टेपनी की तरह यूज भी होने लगे। अच्छा। समझ लीजिए एक डांस हो रहा है, वो नहीं आई है लड़की ने खड़ा हो जाए। अच्छा, लड़के से तो लड़की का खड़ा हो जाए, खड़ा कर दिया। जी। बड़े लोग हैं, उन्होंने कह दिया आपको खड़ा होना है। हाँ। तो तब शायद शर्म भी नहीं आई कि लड़की बन के क्यों करना है और खड़े होना है तो उसमें क्या है। चलता रहा 1-2 साल। फिर हमारे एक टीचर थे भार्गव साहब, मैं शायद 8वीं या 9वीं में पहुंचा हूंगा। उन्होंने कहा कि एक नाटक करो तुम। हमको कुछ नहीं मालूम क्या होता है नाटक, कैसे मार्च देख लिए कभी जाके और रामलीला देख ली, इससे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस आपका गांव में तो होता नहीं। हमको तो यही लगा कि रामलीला सरी का कुछ करना है। उन्होंने कोर्स में जो नाटक था अंधेर नगरी, बोले इस पे कर लो। अंधेर नगरी किनका लिखा हुआ था नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा। आज भी नाटक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटक। सर्वश्रेष्ठ नाटक से शुरुआत हुई मतलब आपकी? पर उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। अच्छा। कुछ डायरेक्शन हमको मालूम नहीं, क्या करना है कुछ नहीं मालूम। हाँ। हमारे लिए ये था कि डायलॉग पढ़ लो और वहां बोलना है। अच्छा। 4-5 बच्चे मोहल्ले के ही सबको इकट्ठा करा, वो कोई को भी नहीं, हमको मेरे को नहीं करना। फिर कुछ 3-4 इकट्ठे हो गए। चलो भाई, सबने कर लिया। कुछ महीने भर तक सबने डायलॉग याद करे, डायलॉग हमको जो सीख मिली थी होती कि देखो जो भी डायलॉग बोलना है वो माइक के सामने जाके बोलना है। तो उस वक्त कोई कोरियोग्राफी नाम की कोई सी चीज होती होगी, किसी को नहीं मालूम। उनका ठीक है, चालू हुआ नाटक। पहला कुछ एक लड़का उसमें शिष्य बना था, दूसरे 2 शिष्य रहते, उसमें एक शिष्य और दूसरा शिष्य बना था। अब वो 1-2 डायलॉग हो गए दूसरे के। अब दूसरे शिष्य का जब नंबर आया तो ब्लैंक हो गया। स्टेज फियर जिसे बोलते हैं, सामने सब बोलते बंद हो गए। बिल्कुल उसको कुछ सुनाई नहीं, अवरुद्ध हो गया। सब जगह बोल रहे उसको। उधर से खड़े हुए भार्गव साहब वहां पर विंग्स में, वो बोल रहे बोल। वो तुम देख। फिर मेरे को बोला तुम ही बोल दो जो भी बोलना है। तो आखिरी के जो 2-3 डायलॉग थे वो हमने बोले, और जो पूरा नाटक जो लगभग आधे घंटे का था वो 5 मिनट में खत्म हो गया। कुछ इस तरह शुरुआत हुई मतलब आपके रंगकर्मी की। स्कूली शिक्षा आपकी बड़नगर में हुई? उसके बाद फिर माधव कॉलेज में आ गए। माधव कॉलेज में फर्स्ट ईयर यहाँ किया था और सेकंड में साइंस कॉलेज तक शुरू हो गया। जी। तो हमारी
वहीं से फिर शुरू हुआ। अच्छा, साइंस कॉलेज से आपने बीएससी किया, BSc साइंस पढ़े, तो फिर नाट्य की तरफ कैसे मुड़ा? मतलब लगभग आपको लगा कि अब हमें यही करना है इस तरह से? ये करने वाला तो था ही नहीं, वो तो अच्छा। हायर सेकेंडरी तक करते रहे। जी जी। और काफी करते रहे, फिर धीरे धीरे हिम्मत खुल गई ना एक बार की, तो फिर करते रहे। पर बीएससी में यहाँ आने के बाद एक गांव के बच्चे का जो रहता है अंदरूनी डर, फियर जो कहते हैं, छेप जिसे बोलते हैं, कह रही है तो वो सब उस वक्त सब हम हाफ पैंट पहनने वाले और पजामा पहनने वाले, और यहाँ के सब जो कॉलेज में आते वो पैंट पहन के आते। थोड़ा अपन बात करें इस फियर के साथ। मैं भी क्योंकि गांव का रहने वाला हूँ, तो इस फियर से मुझे ऐसा लगता है हम जो गांव से आता है या एक छोटे कस्बे से आता है वो डर के बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ खो देता है। और उसमें अवसर भी शामिल है, बहुत सारी चीजें। अब शायद वो इसलिए कम हो गया कि मोबाइल ने सारी दुनिया की लिमिटेशंस खत्म कर दी। तो गांव का बच्चा भी अपने आप को लंदन का ही समझता है और शहर का भी है। बस ये है कि क्योंकि संगति जो होती है उसके कारण एक ईगो, सिटी वालों में जो ईगो आ जाता है कि यस वी नो एवरीथिंग, बस सबसे बड़ी बात उनको लगता है कि ये क्या जानता हूं। पर अब इतना नहीं रहा जो पहले। मतलब मुझे तो याद है कि जब हम बीएससी में गए थे तो मेरी जो दोस्ती हुई, एक तराना का लड़का था, एक उन्हेल का, जी जी, उन दो से हुई। क्योंकि दोनों गांव वैसे ही उसने सिलेक्ट कर लेते थे कि भाई ये गांव का है, तो गांव के लोग सारे कहां से आए हो तुम? तो वहां से आए, वहां से आए हो मतलब हो गए। उज्जैन के तो सब जी जी कह रही है ये फियर काम करता है। और बहुत दिनों तक रहा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक साल बीएससी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर तक भी उसका असर तो रहा। तो कॉलेज के जमाने में सिर्फ नाटकों से मतलब आपका? कॉलेज के जमानों में लगभग शून्य रहा। शून्य इसलिए भी रहा कि अब उनके यहाँ भी यूथ फेस्टिवल और ये होते हैं। अच्छा। यूथ फेस्टिवल शायद फाइनल ईयर में मैं गया अभी सिलेक्शन के लिए, पर वही जो हालत दोस्त की हुई थी वही मेरी भी हुई। सब सब अंग्रेजी बोलने वाले और हमको आती नहीं अंग्रेजी, तो वो तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां से फिर नौकरी लग गई थी, हम लोग गुजरात चले गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो कीड़ा फिर से जगा। हाँ, वो तो एक बार मन में कहीं घर कर लेता है तो कहीं कहीं फिर ज्यादा जोर मारता है। तो वहां पे हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज की। अच्छा। ड्रामा से तो शुरू नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि उस समय भूकंप आ गया था, वो आया था, तो हमने उसके लिए कल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारी करी, बहुत लोगों को वो करा। वहां पर शुरुआत करी थी फिर मोनो एक्टिंग से। उस समय मोनो एक्टिंग बहुत चलती थी, तो वो शुरू करी। फिर ट्रांसफर होकर रायपुर गया, तो रायपुर में एनएसडी का वर्कशॉप लगा था, और एनएसडी के ही नाम ध्यान आएगा, एम के रैना बहुत प्रसिद्ध रंगमंच में रहे हैं। उनका वर्कशॉप था, वो ज्वाइन किया, उससे थोड़ा सा समझ में आया। उसके बाद में उनके शो हुए, 2-3 शो हुए रायपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में। तो ऐसा लगा कि अरे यार अपन को तो नाटक कर सकते हैं, अपने लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तब आपके मन में आया कि अपन भी जाकर एक्टिंग एक्टिंग सीखे हैं? मेरी नौकरी लग चुकी थी, सर्विस में थे। अब एक कंपल्सन रहता है नौकरी का। उनको तो आश्चर्य ये हुआ कि ये छुट्टी लेके नाटक सीखा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सिलसिला ये भी एक नौकरी के साथ मतलब अपनी शौक पूरे करने का सिलसिला है। बहुत कठिन संतुलन साधना पड़ता है, जो आपने पूरा किया। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो बड़े नाम थे, उनसे आपका संपर्क कहीं हुआ बाद में? फिर सबसे ही रहा। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पर फिर बंशी कोल आए थे, तो उनसे फिर संपर्क रहा, और उनका क्योंकि लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटीज में साथ में रहा। अच्छा अच्छा। तो उनके कारण जितने भी उस समय के बड़े डायरेक्टर्स थे, चाहे वो कारंती जी रहे हो, उनसे भी हो रहा। पीवी कारण तो भोपाल में भी काफी समय तक रहे थे। पणिक्कर जी भी यहाँ आए थे, उनसे भी रहा। तो ऐसे लगभग सबसे बड़े जितने उस वक्त, उनसे सीखने का मौका हमको मिल जाता है। हम सीख ही रहे थे यहाँ पर, तो सबसे। फिर ये अब बाल मंच की बात कर रहे हैं अपन,
बाल मंच की तरफ आप मुड़े, बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। अभी कहीं अपनी बातचीत में आया था कि भाई अब बाल मंच से मैंने एक परिष्कृति बना लिया है, तो आपने कहा कि परिष्कृति तो वो है कि उन बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे बड़े हो गए, तो उनको भी सिखा रहा हूं, बच्चों को भी सिखा रहा हूं। तो अब ये नाट्य विधा में बच्चों को सिखाना कितना कठिन होता है? कठिन तो मतलब यदि आप बच्चे बन के काम करेंगे तो कठिन नहीं है, लेकिन आप ये समझ के काम करेंगे कि आप तो बड़े हैं और आपको सब चीजें आती हैं, तो फिर आपका बच्चों से जुड़ाव नहीं होता। उनके साथ में वो गलतियां कर रहे हैं तो आप गलतियों के साथ में शामिल हो जाइए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे ही सिखाने लग जाएंगे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठो, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा अनइजीनेस। बाल मंच का काम आपने ज्यादातर उज्जैन में रखे ही किया था, ऐसा लगता है मुझे? नहीं, बहुत सारी जगह। अच्छा, काफी जगह कर रहे हैं। बहुत सारी जगह। तो अब तो कई बच्चे बड़े होंगे, बड़े कहीं कोई ऐसी पोजीशन में है, वो याद आता है ऐसा शिष्य कि आज वो वहां कहीं नाटक उसमें कर रहा है, उसमें अपने टीवी में कर रहा है, या कहीं फिल्मों में कुछ काम कर रहा है। फर्स्ट पेज के बच्चे थे, 7 बच्चों के साथ शुरू किया जी। उसमें से सब अपनी अपनी जगह पर वेल सेटल्ड है। उज्जैन का बेस्ट बाल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौर जी जी, ये बाल मंच में थे। क्या बात है। फिर इंदौर में संजीव मालवी जो रेडियो आकाशवाणी के हैं, काफी। विजयन वर्मा है, वो भी MRP है और मतलब मध्य प्रदेश का चार्ज है। और विशाला में बहुत ये जो बड़ा दृश्य श्रव्य जो कार्यक्रम करते हैं विक्रमादित्य बेदकर, वो भी उसके मैनेजर भी है। हरीश पोद्दार है, वो भी बड़े नामी कलाकार हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी गए यहाँ से। कन्हैयालाल केतवाल हैदराबाद में रजिस्ट्रार है, मनीष शिर्के है, बॉम्बे में सेट डिजाइनर है। तो ये लोग सब अपन बात करें सर एक नाट्य विधा की और व्यक्तित्व के विकास की, तो नाट्य कला किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में किस तरह से सहयोग करती है? बालमंच का उद्देश्य यहीं से शुरू हुआ जी, कि हमको बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्योंकि थिएटर बहुत सारी आर्ट फॉर्म का भेलपुरी है जी, सब चीज उसके साथ जुड़ी हुई है। भरत मुनि ने ही कहा है कि तज्ज्ञानम न तशिल्पम, कि कोई ऐसा शिल्प नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई ऐसी कला नहीं, कोई विधा नहीं जो नाटक में नहीं है। मतलब यदि सही मायने में कहा जाए तो जो दूसरे आर्ट फॉर्म है उसमें कहीं न कहीं इंडिविजुअलिज्म है। यदि पेंटिंग है तो वो बोलेगा नहीं मेरे को ये कलर ही पसंद है और मैं इसी कलर को करूंगा, या ये डिजाइन, या गाने वाला है तो उसको लगेगा नहीं मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो गाता हूं। लेकिन नाटक आपको टीम वर्क सिखाता है। यदि खेल के इसमें देखें तो जो फर्क क्रिकेट और फुटबॉल में है वो फर्क दूसरी विधाओं में और नाटक में कि आपको सबके साथ जोड़ेंगे तो अपने आप आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि आप सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल नहीं हो गए कि ये मैं तो मेरे को ये करना है, उसके साथ में यदि कोई एक्टर है और उसने कुछ बोला है तो आपको वो भी ध्यान रखना है। इस कारण बहुत सारी चीजें उसमें आपको सीखने को मिल जाती है और फर्क पड़ा है जो लोग जुड़े हैं। निश्चित रूप से पड़ा है। अभिनय कला में सर जैसे एक बहुत ही कुशल अभिनेता है तो वो अपने जीवन में आते हैं, सुख विषाद के क्षण आते हैं, सुख के आते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो वहां भी कहीं अभिनय उसमें कहीं की छाया पड़ती है या अभिनय कर रहा है, या वो बहुत ही मान लीजिए कि विषाद के क्षण है तो उनको अच्छे से निभा ले जाता है उस वक्त में, ऐसा होता है? ये डिपेंड करता है किस तरह का। यदि देखिए यदि ओवर सेंसिटिव है तो वो उस तरह से रिएक्ट भी करता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी व नाट्य गुरु सतीश दवे से। दवे साहब, आपने अब तक 24 नाटक लिखे हैं और बच्चों के 14 नाटक लिखे हैं, 9 फिल्मों का निर्देशन किया है और कई नाट्य उत्सवों में भाग लिया है। अब आप बताइए कि ये आप इतने वर्षों का ये कार्य क्या आपको इस उम्र में संतोष देता है?
नाट्यकर्मी की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसको संतोष नहीं होता है। क्या बात करें, मतलब भूख खत्म नहीं हुई अभी, वो कुछ करना है। वो लगातार, क्योंकि एक तो क्या है कि लाइव आर्ट फॉर्म है जी, मतलब किसी नाटक का एक शो और उसके बाद यदि अगला शो है तो ये दोनों अलग ही होंगे हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि यही का यही अगले में भी देखें। तो इस कारण आपको हर बार चीजें करना ही है नई। जैसे लेखन की बात करी तो ये शायद पुराना डाटा हो गया जी, उसके बाद ही कुछ 8-10 तो लिख लिए हैं, अभी भी चल ही रहा है। एक तुलसीदास जी पर अभी लिख ही रहा हूं। वो एक तरह से अनएंडिंग प्रोसेस है। आप सोचे कि आज हो गया, अब मैंने लिख दिया, अब कुछ नहीं लिखना। नाटकों के मामले में सर जैसे ये माना जाता है कि कुछ जो पुराने नाटक हैं वही मंचित होते रहते हैं, आधे अधूरे हुए मोहन राकेश का, या फिर अंधा युग हुआ, या फिर आप अदरक के पंजे ले लीजिए। तो ये नए नाटक इस बार लिखना बंद कर दी लोगों ने, या क्या बात है, नए नाटक एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं लोग? नहीं, सब तो बहुत सारे नाटक नहीं, पर प्रसिद्ध जो है बड़े बड़े मंचों में तो वही घूमते रहते हैं। नहीं, वो कुछ हो जाते हैं, कुछ की क्योंकि इतनी एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे आधा अधूरे या अंधा युग की बात करी तो एक तरह से लीजेंड हो गए। तो खासकर जो नया निर्देशक होता है उसको लगता है कि इनको करना मेरे लिए चैलेंज है, तो उसे चैलेंज की तरह करते हैं। अधिकतर जो जिन्होंने पहले कर लिया वो फिर नहीं करते। अभी जैसे क्योंकि भारंगम में जो एनएसडी का फेस्टिवल होता है उसमें सभी नए नाटक आते हैं, या जितने भी फेस्टिवल्स जहां भी होते हैं उनमें ये पुराने नाटक एकाध कोई वही जो डायरेक्ट जिसने नहीं किया है वो कर लेता है। बाकी लगभग अब बहुत मतलब इनको समझना चाहिए कि ये तो पुरानी पीढ़ी के लिए रह गए। अब तो नए बहुत सारे लोग हैं। आपके अनुभव से जैसे अपन किसी को सजेस्ट करें कि अब कोई नया नाटक देखने में आया इन दिनों आपको, ये जो बहुत ज्यादा आपके दिल को छूता हो या वर्तमान परिस्थितियों का कहीं उसमें झलक दिखती हो, ऐसा कोई नाटक है आपकी नजर में? एक भुवनेश्वर की कहानी थी भेड़िए, उस पर प्रवीण शेखर ने एक नाटक किया था। तो बिल्कुल आधुनिक सब चीजों से मिला हुआ है। बॉम्बे में कुछ अच्छे लिव इन करके है, फिर एक मेरी लड़की की शादी, इस तरह के अच्छे प्लेस हैं, बहुत अच्छे प्लेस हैं जो सभी दूर उनकी चर्चा भी है। अपन एक चर्चा करें नाटकों की कि नाटकों से एक जमाना था जब नाटकगृह भरे पड़े रहते थे, टिकट बिकते थे, लोग देखते थे। अब धीरे धीरे ये ओटीटी फिल्म फिर टीवी ने करा, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की आ गई है। पर आज भी जीवित तो है नाटक कहीं न कहीं, वो जीवित रहेगा, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हो सकता है कि एक दिन वो भी आए कि 2 ही लोग दर्शक बैठे, लेकिन ये 2 से फिर 200 होंगे और 200 से फिर 2000 होंगे, क्योंकि एक नेचुरली जो कहना चाहिए कि नेचुरल हमको लगता है कुछ नया हो जाए। तो नए में सिनेमा भी है, टीवी भी है, ओटीटी भी है, ये सब है ही। पर आज बॉम्बे में वापस टिकट बिकना शुरू हो गए, दिल्ली में आज टिकट बिकना शुरू हो गए। तो वो लौट के कहीं न कहीं आपको लाइवनेस पर तो आना ही पड़ेगा। मतलब इस फील्ड में रंगमंच जाने वाला नहीं है, मतलब कभी नहीं जाने। रंगमंच से लोग जरूर जा रहे हैं, बड़े बड़े जो आप मान लीजिए फिल्म हीरो हैं, मनोज वाजपेयी मान लीजिए, पंकज त्रिपाठी है या पीयूष मिश्रा है, सब फिल्मों में चले जाते हैं रोजी रोटी के नाम से। रोजी रोटी और नाटक जो है वो, लेकिन यदि रोजगार चाहिए तो उनको वापस इधर ही आता है। रोजगार इससे कहीं संबंध नहीं हुआ है इससे बहुत ज्यादा। इसलिए पुराने समय में जिस तरह से जो लोक नाट्य थे या उससे थिएटर ले घूमते थे जगह जगह पे, मान लीजिए पृथ्वीराज कपूर के बारे में बताया जाता है कि वो अपना पूरा लेके घूमते थे, या दूसरे लोग थे अपने मालवा स्टार होती थी। मालवा के बाबा डीके का नाम जैसे मैंने सुना है, बाबा डीके, वो भी बहुत पूरा अपना एक लवाजमा लेके घूमते थे। अब वो बात अब रही नहीं। अब चूंकि ये सब आजकल
छोटे से स्क्रीन में सारा समा गया, लेकिन आप जैसे लोग हैं निश्चित रूप से ये रंगमंच की सेवा ही कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे कई नाटकों में आपने लाइट एंड साउंड का उपयोग किया है, 2-3 नाटक काफी बाहर जाकर भी आपने मंचित किए हैं, जिनमें कहीं मेरे को याद आता है तो जयती पार्श्वनाथ, इतिहास का झरोखा, इनके मंचन में आपने ये एक क्लासिक से अलग हटके कुछ किया क्या? जो एक नाटक का मंचन जो होता है उसमें लाइट एंड साउंड का कहीं कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं रहा होगा? पहले नहीं एक्चुअली में, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आपको लगता है कि ये भी हो, और इस कारण अब तो बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, मतलब गिमिक्स जुड़ गए हैं, पीछे पूरी एलईडी स्क्रीन लगने लग गई है कि आपको सेट की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा उसके स्क्रीन पर सब चीज आ जाती है। स्मोक होने लग गया है, फिर बहुत सारों में उड़ने के इफेक्ट आ गए हैं, तो टेक्नोलॉजी के कारण जो चीजें हैं, गिमिक्स थोड़ा सा उनको लगता है ना कि अच्छा हो जाए, पर जो बेसिक चीज है वो तो रहेगी। एक्टिंग यदि है तो वो तो रहेगी। इन सारी चीजों, ये सब एक्सेप्टेंस हो गया है इनका क्लासिकल लेवल पे, या इसको जो क्लासिक काम करते हैं वो इसको थोड़ा इस नजर से देखते हैं कि नहीं यार ये तो कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं? नेचुरली है, उनको तो लगता है खराब कि ये क्यों कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड क्यों कर रहे हैं, आप लाइव ही करिए, वो तो रहता ही है। पर क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं तो एक्सेप्टेंस उनको भी लेनी पड़ती है भाई। पहले तो एक तरह से प्रिंसिपल था नाटक का कि आप माइक का यूज नहीं करेंगे, आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि लास्ट लाइन में जो दर्शक बैठा है उस पर जानी चाहिए आवाज। और हमने भी शुरुआत में की वो सब बिना माइक के ही किए, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें यदि आप ओपन में कालिदास समारोह कर रहे हैं तो वहां तो आवाज नहीं जाए, तो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है लाइट। लाइट तो उस जमाने में नहीं थी, तब भी मशालों का उपयोग होता था। अब लाइट आ गई तो जो क्लासिकल करने वाले वो भी लाइट का उपयोग करते ही थे। वो अलग बात है कि एक 1000 वाट का एक बल्ब ले लिया और उस पर पन्नी चिपका के और चरखी घुमा के कलर ले लेते थे, पर यूज तो वो भी करते थे। और वो क्योंकि हमेशा ही बढ़ने का है, इसलिए कुछ एक्सेप्टेंस कम है, लेकिन है अब बहुत ज्यादा उतना, क्योंकि 90% म्यूजिक, जो बैकग्राउंड म्यूजिक जितने भी अभी शो होते हैं नाटक के, वो सब रिकॉर्डेड बैकग्राउंड होते हैं। बस छोटा सा रीजन है उसका कि आपको आज म्यूजिशियन मिलेंगे नहीं रिहर्सल के लिए। आप उनको बोल दीजिए कि ये इतना पेमेंट है, तो बोले कब से शो हम आ जाए। जबकि नाटक की रिहर्सल आप कम से कम कुछ नहीं हो तो भी 15 दिन तो करते ही। 15 दिन 2 घंटे नाटक वाला म्यूजिक वाला आपके साथ नहीं है, तो आपको कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है कि हम क्या करें, तो आप फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक बना। अब ये एक तरह से समझौता है सब चीजों से कि आप ये कर ले, फिर ये कर ले, ये कर ले। वो थोड़ा एक बड़ा स्पान हो जाता है, लाइट एंड साउंड होता है, तो आपको ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि आप यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। कला इसमें रहती है, कला जिंदा रहेगी, भले कितनी टेक्निक आ जाए साथ में। नाट्य कला या अभिनय के लिए जिस जो रिक्वायरमेंट है वो तो होना चाहिए, वो हमेशा रहेगी। तब साहब एक बात और है, आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे हैं। पर्यावरण आपका प्रिय विषय रहा है, पौधारोपण। बाल मंच के माध्यम से भी आपने उज्जैन शहर में आसपास हर जगह पौधारोपण का काम किया है। जल तीर्थ नाम की कोई फिल्म भी आपने एक बनाई है। लोक परंपरा में संजा के ऊपर भी आपने एक फिल्म का काम किया जो काफी प्रसिद्ध रही है। तो अब ये जो सामाजिक सरोकार है या इस तरह के जल संरक्षण के काम थोड़े कम देखे जा रहे हैं। लोगों में इस तरह की चेतना है तो सही, लेकिन वो उस तरह से काम नजर नहीं आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब हमने शुरू किया था तो पूरा समाज जुड़ जाता था, पर एक कार्यक्रम हमने किया था और उसके बाद फिर पर्यावरण को लेकर थोड़ा सा मन में चिंता हो गई थी
त्रिवेणी पर एक कार्यक्रम किया था और सोचा था 3000 पौधे लगा। हमने पौधे तो लगा दिए क्योंकि वो सरकारी आयोजन हो गया और उसमें सब स्कूल को कह दिया। करीब 6-7 दिन बाद जब हम वहां गए तो अधिकतर पौधे मरे हुए थे। उस दिन बहुत दुख हुआ था। मैं क्या कि हमने 3000 मर्डर करे। उसके बाद हमने भी कम कर लिया। हमने कहा हम 10 ही पौधे लगाएंगे, लेकिन सुरक्षित, और उनको हम संरक्षित कर सके तो हम पौधे लगाएंगे। वैसा बहुत सारी चीजों में तो फिर हमको लगा कि हम दिखावे के लिए करना है तो क्यों करना है। इसलिए थोड़ा सा हम पीछे हटे कि नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। उनको भी हम यही बोलते हैं कि सिर्फ पौधे फोटो खिंचवाने के लिए पौधों मत लगा, पौधे बड़े करने के लिए लगा। पंचकोशी मार्ग जो 118 किलोमीटर लंबा है, उस पर भी आपने काफी अभियान चलाया और एक सुखद स्थिति अभी निर्मित हुई है कि शासन ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया और अब लगभग आधा एरिया दोनों तरफ बहुत अच्छे बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। तो निश्चित रूप से वो एक प्रसन्नता का विषय है। आपको इस बात को लेकर के संतोष हो रहा होगा कि जो काम आपने शुरू किया था पूर्णता की ओर पहुंचा है, पूर्णता की ओर पहुंचा, अच्छा हो गया। नए रंगमंच के काम सीखने वाले लोगों को इस कला के बारे में या इस विधा में जुड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? थिएटर मुझे लगता है कि इट इज थोड़ा सिंसियर वर्क है। फिल्म में आपका शॉट 1 मिनट का होता है, लेकिन यहां पर आपका शॉट 1 घंटे से कम का नहीं होता है। तो वो जो सिंसियरिटी थिएटर में चाहिए, यदि आप में वो है तो आपको जरूर थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आप यदि स्क्रैप बोर्ड समझ के और थिएटर में से कूद के चले जाएंगे, तब भी सिर्फ वही जा पाते हैं जिनमें समझ होती है थिएटर। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो भी पूरे देश से लगभग 500 थिएटर कर्मी स्कूल से निकलते हैं, अलग अलग स्कूल, बहुत सारे ड्रामा स्कूल से। लेकिन 500 में से काम 5 को ही मिलता है, क्योंकि उनमें टैलेंट उसके साथ जिए, वो थिएटर के साथ। और हर रोज जाते होंगे 100-500 लोग तो बॉम्बे जाते ही हैं कि हमको मिल जाए। टैलेंट नहीं हो तो मुश्किल। किसी का बहुत ही अच्छा भाग्य हो तो 2-4 फिल्म मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर आपको टैलेंट तो जरूरी होता है। तो यदि सचमुच इसके लिए काम करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान समय का भी लगता है। यही मेरा नए रंगकर्मियों से निवेदन है। जी, बहुत अच्छा। आखिर में एक सवाल, एक हमेशा आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया में एक भूला हुआ सेनानी को याद करते हैं, राजा भाऊ महाकाल को। वो क्या है, मतलब वो क्यों अटैचमेंट है उनके साथ इस तरह से आपका? मतलब गोवा आंदोलन से, गोवा मुक्ति आंदोलन से कहीं जुड़े रहे हैं या आप उनके प्रति किस तरह से एक खिंचाव महसूस करते हैं? उनके लिए मन में खिंचाव शुरू, मतलब एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बोल सकता। बहुत अजीब सी घटना से हम लोग, मैंने माधव कॉलेज का बताया ना, हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी में, और तब ये वाला जो बस स्टैंड है देवास का, तब इसका नाम बदल के राजा भाऊ महाकाल करा था। और एक मूर्ति, शायद मूर्ति तो नहीं लगाई थी उस समय। तो क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट थोड़े अपने आप को सुर्रम का थे आप भी समझ। तो सीरियसली हमारी क्लास में मजाक उड़ाया था। अच्छा, कि इनको इतनी अक्कल नहीं है, महाकाल तो वहां है और यहाँ बस स्टैंड का नाम रख दिया राजा भाऊ महाकाल, और वो भी मतलब उनका राजा भाऊ कर दिया। ये क्या होता है, श्री महाकालेश्वर की जगह। बात आई गई हो गई, हमको भी कुछ नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी 6-7 साल पहले उनके एक भतीजे से मुलाकात, राजा भाऊ महाकाल के, राजा भाऊ, उनसे बातचीत हुई है जब अमृत महोत्सव की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो बाद में हुई। तो उज्जैन में निवास करते हैं? हाँ, उज्जैन में। उनसे ऐसे ही मुलाकात की थी, उन्होंने बातचीत करी और बताया कि वो हमारे, अच्छा तभी मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने क्या राजा भाऊ महाकाल के रिश्तेदार कैसे, वो तो भगवान है।
पर जो छोटी छोटी चीजें बताई तो लगा कि ऐसा आदमी, और उज्जैन के लोगों को मालूम ही नहीं है कौन था, क्या हुआ, क्यों हुआ। देवास गेट बस स्टैंड है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मालूम। Yes, yes. शहीद पार्क में मूर्ति लगी, कोई जानता भी नहीं कि वहां मूर्ति लगी। तब फिर लगातार फिर उनसे बातचीत हुई, बहुत सारी जगह गए, जहां जहां उनका कर्म क्षेत्र सोनकच्छ के वहां था, हम वहां भी गए। सोनकच्छ के पास में पीपलरवा गांव है, वहां भी गए। लगभग जहां उनका बलिदान हुआ, पत्रा देवी, वहां भी गए। तो जो छोटी छोटी चीजें उनकी मालूम पड़ी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिर्फ 32 साल की है वो, विवेकानंद की तरह। लेकिन 32 साल में उन्होंने हजारों साल का काम कर दिया। यानी आप सोचो कि जो आदमी बंगाल के अकाल पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करे हजारों रुपया, और आज की तरह नहीं कि आधा खा जाए और 5 रुपए भेज दे जी, एक नया पैसा अपने पास नहीं रखा, वहां दे दिया। लेकिन एक जगह बागली में उनकी, जहां उनको बोला कि यहां प्रचार करना है, वहां पर क्योंकि उनकी रहती है कि किसी के यहां जाके खाना होता है, तो वो जिनके यहाँ खाना था उनके यहाँ कोई गर्मी वर्मी हो गई, तब वहां जा नहीं सकते। उन्होंने राख पिए पानी में मिला, पर किसी को बताया नहीं। और हर चीज के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ही वह तो फर्स्ट पर्सन चले गए, और उस समय रहे 20-22 साल के। गोवा आंदोलन का हुआ तो उसमें भी वो दादर नगर हवेली, सिलवासा सबसे आगे, और यहां भी गोवा के उसमें भी सबसे आगे। और उनके बारे में हालांकि मुझे नहीं मालूम ये घटना सच है या नहीं है, यहां से स्वयंसेवक ले जा रहे थे, कोई एक स्वयंसेवक की मां आ गई, बोले तू खुद तो जा नहीं रहा और इसको भेज रहा। तो उन्होंने उस लड़के को वहीं उतारा और खुद बैठ गए। तो लास्ट उनका था वहां जाने का, और वहां पर वो बलिदान हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मतलब आपको अंदर से लगता है कि यस ही इज ए गुड पर्सन, जिसे हम सीख सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, पर ऐसे का कहीं नाम नहीं आए, कुछ नहीं आए तो थोड़ा खराब लगा। तो उन्होंने कहा कि इसका जरूर हमको करना चाहिए। खुशी की बात है, थोड़ा ले ठीक हो गया, और मतलब आसपास के अभी 1500 हो चुके हैं। कहाँ सर? सोनकच्छ, बागली, काला पीपल, हाट पिपलिया, मक्सी, शाजापुर, शुजालपुर, देवास, उज्जैन में 400 हो गए। तो सब जो काम करने वाले बच्चे, उनको भी मतलब हर सेकंड फील होता है कि यस ये तो कमाल है, ये कैसे कोई कर सकता है। तो इसलिए वो भूला सा सेनानी ज्यादा याद आना चाहिए। और आपने उज्जैन वासियों को एक भूले हुए सेनानी की याद दिलाई। निश्चित रूप से ये काम आगे आने वाले समय में याद किया जाएगा। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध रंगकर्मी, बच्चों को रंग कर्म का संस्कार देने वाले सतीश दवे। अपनी बात पॉडकास्ट के लिए आज इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।